अगर हम लोग मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो उसका क्या एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, प्लान में डिस्कस कर लेता हूँ। अगर इसरो का जो 2023 का एग्जाम का पैटर्न है, अगर मैं इसमें टोटल 95 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 95 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसमें आप ध्यान दोगे ना तो इस पूरे 95 क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट ए है एंड सेकेंड इज पार्ट बी। तो पार्ट ए में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा जो पार्ट है बी उसमें जनरल एप्टीट्यूड आने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसक है, केम छो, हेलो एंड वेलकम इन गेट वाला। सो स्टूडेंट, इसरो 2023 एग्जाम जो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए होने वाला है उसका नोटिफिकेशन काफ़ी दिन पहले आ गया था। स्टूडेंट ने तैयारी भी शुरू कर दी। काफ़ी दिनों से इंतजार था कि किस डेट को एग्ज़ाम है, तो फाइनली डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी अनाउंस हो चुका है। आप लोगों का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है। तो पहले तो बधाई जो भी अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हम लोग मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो उसका क्या एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, खासकर अभी जो 15-20 दिन बचा उसके लिए, तो एक मैं वो डिस्कस करूंगा। तो उसका एक प्लान में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर इसरो का जो 2023 का एग्जाम का पैटर्न है, अगर मैं उस पैटर्न का बात करूँ तो तुम लोगों को पता होगा इसमें टोटल 95 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस बार इसरो ने हर बार जो एग्जाम का पैटर्न रहता है उससे थोड़ा पैटर्न अपना चेंज किया हुआ है। 95 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और इसके लिए आपको जो टाइमिंग मिलेगा वो 2 आवर्स है। इसका एक प्रॉपर एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें आप ध्यान दोगे ना तो इस पूरे 95 क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट ए है एंड सेकेंड इज पार्ट बी। अगर हम लोग पार्ट ए का बात करेंगे तो जो भी आपका डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हो तो पार्ट ए में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग के दौरान उसमें जो सब्जेक्ट्स है उसके क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो पार्ट है बी उसमें जनरल एप्टीट्यूड आने वाला है। पहले एप्टीट्यूड नहीं आता था जनरली इसरो एग्जाम में, बट अब ऐड कर दिया गया है, और एप्टीट्यूड का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, अब 80 + 20 100। अब इसमें क्वेश्चंस का अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोग का टेक्निकल पेपर है उसमें 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। टेक्निकल वाले पार्ट में आपका नेगेटिव मार्किंग है। हर एक क्वेश्चन के लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1/3 है। ठीक है, अगर हम लोग पार्ट बी जनरल एप्टीट्यूड का बात करेंगे जो 20 मार्क्स का होने वाला है, तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 4/3 मार्क का होगा। 4/3 × 15 करोगे तो 20 मार्क्स हो जाएगा। एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भी हम लोग को तुक्का भगवान का नाम लेके टिक करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप टोटल देखोगे तो 20 मार्क्स का ये, 80 मार्क्स का ये, 100 मार्क्स हो गए। 80 + 50 95 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको दोनों में फोकस करना है। कई लोग ये सोच सकते हैं सर टेक्निकल में फोकस करें, एप्टीट्यूड को स्किप कर दे क्या, थोड़ा बहुत जो बनना होगा तो बन ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। इसका कारण ये एग्जाम के पैटर्न को समझना काफी जरूरी होता है। अगर यहाँ हम लोग पैटर्न क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखें इसरो का ना, अगर कोई भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैं समझा रहा हूं, तो आपको दोनों पार्ट ए और बी में कम से कम 50% मार्क लाना जरूरी है। मतलब आपका फाइनली इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होने के लिए पहले क्वालिफाई तो करना जरूरी है ना। तो आपका 80 नंबर में से टेक्निकल वाले पेपर में 40 नंबर और एप्टीट्यूड के 20 में कम से कम 10 नंबर आना जरूरी है। अगर ये आप अचीव करते, उसके बाद जो जो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्रॉस करेगा उसके बाद आपका रैंकिंग देखा जाएगा, और रैंकिंग के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए उनको जितने लोगों को भी बनाना पड़ेगा उनको बुलाएंगे। बट अगर आपका टेक्निकल में 80 में 80 मार्क भी आ जाता है, बट एप्टीट्यूड में आपकी मार्किंग 10 से कम हो जाती है, तो आपको रैंकिंग के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग को दोनों पार्ट में फोकस करना है, क्योंकि एटलीस्ट 50% तो लेके आना ही है। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करें इस पार्ट का, एक और इंपॉर्टेंट है बट पार्ट उससे पहले, अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके फाइनली आपका रैंकिंग इतना आ जा रहा है कि जितना कैंडिडेट को इसरो इंटरव्यू के लिए बनाना चाह रहा है आप उतने कैंडिडेट में आ जा रहे हो। जनरली वो जो रेशियो होगा 1:5 का होगा, मतलब एक कैंडिडेट के पीछे लगभग 5 लोगों को बुलाने का है। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू लगभग 100 मार्क्स का है, लेकिन उसमें भी आपको 50% अचीव करना जरूरी है। मतलब आपका 50 नंबर तो आना ही चाहिए, उससे ज़्यादा जितना आ जाए उतनी अच्छी बात है, फाइनल रैंकिंग में आपको हेल्प करेगा। बट अगर आपका 50 से कम आ रहा है तो आपका रिटर्न में कितना भी मार्क है आप आगे कंसिडर ही नहीं किए जाओगे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है, बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है। आपका ओवरऑल एग्रीगेट रिटन टेस्ट और अगर इंटरव्यू का मिला दें तो 60% होना चाहिए। अब ये 60% कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो यहाँ ध्यान देना, ये डिसाइड करते समय ना
आपका रिटेन टेस्ट का 50% वेटेज लिया जाएगा और इंटरव्यू का 50% वेटेज लिया जाएगा। मान लो रिटेन टेस्ट में आपका आया 100 में 70, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो रहा है, कवर हो रहा है, दोनों पार्ट में आप 50% से ऊपर ला रहे हो और अल्टीमेटली रिटेन टेस्ट में आया आपका 100 में 70। मान लो इंटरव्यू में आपका आता है 100 में 60, तो आप इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल किए, 70 + 60 को ऐड करेंगे तो कितना होगा सर 130, 130 का हाफ कितना होगा 65, 65 क्या 60% से ज़्यादा है क्या? हाँ 60% से ज़्यादा है, ठीक है 60% से ज़्यादा है। इट मीन्स आप इस क्राइटेरिया को भी कवर कर चुके हो, ठीक है। अगर आप इसको भी कवर कर रहे हो, उसको भी कर रहे हो, बट उनका एग्रीगेट 60% को क्रॉस नहीं कर रहा है तो भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो इतना सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। चलो सारा चीज कर लेंगे, बट अभी हम लोग का रिटेन एग्जाम है तो हमारा मेन फोकस कौन से एग्जाम में होना चाहिए? रिटेन में। इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो उसके बाद की चीज है। और रिटेन में आपको दो चीजें के लिए प्रिपेयर करना है, एक तो डिसिप्लिन वाइज, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और दूसरा एप्टीट्यूड के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं? इंजीनियर पहला आ रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। पहले सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशंस, मशीन डिजाइन। ये चारों आपका डिजाइन वाला सब्जेक्ट हो गया। डिजाइन वाले सब्जेक्ट में सबसे अच्छी बात ये है कि ये एज इट इज आपका गेट के सिलेबस से मैच कर रहा है। तो जो भी स्टूडेंट गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में हम लोग का जो इसरो का बैच आया था, अगर कुछ लोग उसको ज्वाइन किए होंगे, तो बस ये दो चीज को क्लब कर दोगे तो ये आपका पूरा डिजाइन वाला पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। अलग से कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर थर्मल वाले पार्ट में बात करें तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, ये भी सेम गेट का सब्जेक्ट में है। पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफर। इसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर तो पूरा गेट में कवर हो जाता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि पावर प्लांट, आईसी इंजन और आरएसी में 50 to 60 या मोस्टली 70% पार्ट कवर हो जाता है, क्योंकि हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स ये सारा चीज तो पढ़ते ही है ना, स्टैंडर्ड साइकिल्स तो पढ़ते ही हैं, बस हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर साथ में थोड़ा सा तुम लोग ईएससी का प्रिपरेशन करे होगे या जो एडिशनल पार्ट है उसके लिए ईएससी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे तो ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा आपका, पावर प्लांट, आईसी इंजन और आरएसी का भी, ठीक है। तो अगर ये पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी को और अच्छे से कवर करना है सिलेबस वाइज, तो गेट के सिलेबस के साथ साथ थोड़ा सा ईएससी के सिलेबस को भी टच कर लो, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी सेम लगभग इसका सिलेबस गेट जैसा ही है। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो टेक्निकल पोर्शन में मैथमेटिक्स भी आता है, ये ध्यान रखना। और ये भी गेट के सिलेबस में तो है ही, बट मैं इसरो का एग्जैक्ट सिलेबस तुम लोग को नहीं दे सकता क्योंकि इसरो अपना ऑफिशियल सिलेबस नहीं बताता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को कुछ सिलेबस को रेफरेंस पे लेना पड़ेगा। तो मोस्टली मैक्सिमम सब्जेक्ट के लिए आप गेट के सिलेबस को रेफरेंस में लो, साथ में अगर चाहो तो पावर प्लांट, आईसी इंजन और आरएसी के लिए आप ईएससी के सिलेबस को एज ए रेफरेंस ले सकते हो। तो पहला की पॉइंट मैं क्या बताया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के लिए गेट के सिलेबस पे फोकस करो। पावर प्लांट, आईसी इंजन, आरएसी में कुछ टॉपिक्स गेट का सिलेबस कवर करोगे तो हो सकता है पूरा पार्ट कवर ना हो, तो जो 20-30% पार्ट रह जा रहा है उसके लिए आप ईएससी के सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो पहला की पॉइंट ये हो गया। अगला, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए? तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को एकदम सिंपल रखो। अगर आप गेट के साथ इसरो की तैयारी कर रहे हो तो जो अभी आपका गेट का क्लास नोट्स है लगभग वो पूरा कवर हो गया है, उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। साथ में आरएसी, पावर प्लांट और आरएसी के लिए ईएससी के अगर आपने प्रिपरेशन की होगी तो उसके नोट्स को रिवाइज कर लो। नहीं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्वेश्चंस को करोगे तो उससे वो चीज़ें टच हो जाएंगी। साथ में क्वेश्चंस क्या क्या बनाए, तो एक तो चीज़ है कि इसरो का पीवाईक्यू का क्वेश्चन आपको इसरो वाला अवेलेबल कराता है, आपको इसरो के साइट्स में ही मिल जाएगा। तो इसरो के पीवाईक्यूज तो हम लोग को सारे सॉल्व करना है, और कुछ ईयर्स के इसरो के पीवाईक्यू तो हम लोगों ने यूट्यूब में भी सॉल्व कराया है गेट वाला की टीम ने, तो आप उसको भी रिफर कर सकते हो। और साथ में इसरो की पीवाईक्यू आपको नेट में इसरो की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको निकालो और सॉल्व करो। ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसरो में कई क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। रिपीट एज इट इज नहीं होंगे तो डेटा चेंज करके जरूर रिपीट होंगे, ठीक है। दूसरा चीज, इसरो के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन में फोकस कर सकते हो। अगर मैं इसको एक जगह लिख भी दूं, अगर आप समरी को लिखना चाहो तो आवर फर्स्ट फोकस शुड बी इसरो पीवाईक्यू। जो भी एग्जाम का प्रिपेयर करे उसका पीवाईक्यू तो सॉल्व करना ही से, कि उसी से हमको समझ में आता है कि वो क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा टेक्निकल में। सेकंड, हम लोग गेट की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो गेट के तो तुम लोग 1 मार्क और 2 मार्क के दोनों के क्वेश्चन करे होगे, बट एक रिवाइज करते समय जब चूंकि इसरो का एग्जाम देने जा रहे हो तो लास्ट 15 दिन में क्या क्या कर सकते हो,
तो गेट के 1 मार्क क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाओ इन सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को टाइम मिल रहा है तो ईएससी के क्वेश्चंस, ईएससी के ऑब्जेक्टिव पेपर के ना, ईएससी के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पेपर के, इतना तो खैर तुम लोग में भी दिमाग है कि कन्वेंशनल में नहीं जाओगे, तो ऑब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो। एक प्लस पॉइंट ये है कि ईएससी में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है और इसरो में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो ये काफी सारा चीज़, ये काफी सारे इसके क्वेश्चंस आपको इसरो में रिपीटेड मिलेंगे। ये 3 चीज करो, प्रॉपर नोट्स को रिवाइज करो, इतना सफिशिएंट है। और साथ में अगर जिन स्टूडेंट ने इसरो का बैच ज्वाइन किया था तो वो बैच के में जो भी आपका नोट्स बना उसको पूरा रिवाइज करके जाओ। तो मैं सिंपल आपको समराइज कर रहा हूँ टेक्निकल सेक्शंस के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो भी आपने गेट की तैयारी के दौरान अपना नोट्स बनाया उस पूरे नोट्स को रिवाइज करो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इसरो के पीवाईक्यू सॉल्व करो, एटलीस्ट गेट के 1 मार्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करो पीवाईक्यू में, एंड ईएससी ऑब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मोर देन सफिशिएंट है। और साथ में जिन लोगों ने भी बैच ज्वाइन किया था तो उसमें जितनी भी चीजें डिस्कस की थी उसको रिवाइज करो। ऐसी हर सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर करो तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। बस ये ध्यान रखना, मैथ भी आता है शुरू में तो उसको मत भूल जाना, उसको भी रिवाइज करके जाना। तो ये पार्ट ए का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो गया। पार्ट बी का तो और ज्यादा सिंपल है, उसमें तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है। पार्ट बी आपका एप्टीट्यूड या एबिलिटी टेस्ट है, उसका सिलेबस इसरो ने मेंशन किया है। जैसे टेक्निकल का तो मेंशन नहीं है बट इसका सिलेबस मेंशन किया है, जैसे लिखा है न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये इसरो जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें लिखा हुआ है, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। सर इतना रीजनिंग को हम लोग ध्यान देंगे क्या क्या लिखा है? मैं तो बोलता हूँ सिंपल, जो आपका गेट में जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसको कवर करके जाओ, इस ईएससी के प्रीलिम में जो पेपर 1 होता है, जो सबके लिए सेम रहता है, उसमें भी एप्टीट्यूड आता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। साथ में गेट के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करो। बस जिसमें बहुत ज्यादा लगता है कि इस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में कैलकुलेटर के बिना नहीं हो सकता, जनरली तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है, बट अगर लगता है तो उसको स्किप कर सकते हो। और इसके अलावा आर.एस. अग्रवाल की जो बुक आती है उसमें जिस लेवल के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं उसको कर लो। जितना टाइम मिल रहा हो उतना करना है। एप्टीट्यूड में ऐसा मत करना कि पता चला टेक्निकल छोड़ के एप्टीट्यूड ही पढ़ने लगे क्योंकि 50% मार्क लाना है। अरे मेरे भाई 20 में 10 लाना है, वो आसान है ना, ठीक है ना। तो टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करना है। जिस हिसाब से वेटेज 80% वेटेज टेक्निकल का, 20% वेटेज एप्टीट्यूड का, तो टाइमिंग भी वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एप्टीट्यूड के आप गेट के जो सिलेबस के दौरान एप्टीट्यूड पढ़ोगे वो कंप्लीट कर लो, दैट्स इट। गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो आर.एस. अग्रवाल के जो एप्टीट्यूड के लेवल है वो कुछ टेस्ट सॉल्व कर लो, दैट्स इट। इतना अगर कर लोगे तो आप इस पार्ट बी के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। तो ये एक मैंने डिस्कस कर लिया प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पार्ट ए के लिए भी, पार्ट बी के लिए भी, और अच्छे से पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को प्रिपेयर करके आप इसरो का एग्जाम देने जाओ। अच्छी खासी वैकेंसी आई है, अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करके आओगे, ठीक है। और एग्जाम के बाद हम लोग इंटरव्यू के लिए तो डिस्कस कर ही लेंगे कि उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। बट अभी रिटन टेस्ट अच्छे से दो, लास्ट का 15 दिन है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके।